और डाइहाइब्रिड मतलब दो, दो और दो मतलब चार, दो लोगों के बीच दूसरे पेयर, दो दो पेयर के बीच करेंगे तो डाइहाइब्रिड होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीन लॉ मेंडल ने दिया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट when two homozygous individual with one or more set of contrasting character, that means allele, are crossed, the character that appear in F1 hybrid are dominant and those that do not appear in F1 generation are recessive character. देखो, एलील, एलील क्या होता है? क्या होता है एलील? कौन बताएगा? स्वानी बताओ। जीनस का जो, जैसे हम लोग टी टी जो रिप्रेजेंट करते हैं ना जीनस को, जैसे कि हम्म टी टी स्मॉल टी और हम्म आर आर स्मॉल आर आर, उसको एलील बोलते हैं। हम्म। तो एलील के साथ साथ वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस चीज की, क्या चीज को हम प्रेजेंट करता है? मतलब कि उसका जीनस का, जीनस का क्या? मतलब कि वो कैरेक्टर। डोमिनेंट है, कैरेक्टर्स मतलब कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है या हम्म टॉल है ड्राफ है। हम्म। टॉल है, ड्राफ्ट है, वो फिजिकली कैसा है, ये एलील शो करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी को देख लो आप, ना कि सिर्फ प्लांट, इवन आप एनिमल की भी बॉडी देख लो। क्या होता है कि एनिमल की बॉडी और प्लांट की बॉडी में हो सकता है कुछ ना कुछ डिफरेंट हो, बट काफी हद तक सिमिलरिटी होती है कि हमारे जीन्स हमारे पेरेंट के जीन से बहुत अलग होते हैं। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि जो करिश्मा कपूर की आईज है वो ब्लू आईज है। क्यों? क्यों उनके दादाजी की आईज ब्लू आईज थी, जो राज कपूर साहब थे। इस तरह से अगर हम एलील को, जीन को देखते हैं, तो उनके साथ जो हमारे पेरेंट होते हैं उनकी आईज ब्लू नहीं है, बल्कि उनके जो कैरेक्टर हैं, उनके जो बिहेवियर है, वो कैसे रहेंगे? वो अपने दादाजी की तरह रहेंगे। और हम जो रहेंगे वो हम अपने दादा या दादी, नाना नानी की तरह बिहेविंग करेंगे। तो कभी भी हम अपने पेरेंट के लेकर या पेरेंट के कैरेक्टर को लेकर बहुत ही कम शो होता है ये सब चीज। लेकिन अगर हम प्लांट में देखें, तो प्लांट की बात करें तो एलील वो होगा जो अपने पेरेंट के साथ लेकर आता है ना? अगर प्लांट में जो पेरेंट है वो अगर डिजीज से फॉर्म है, तो वो अपने जो जो भी बेबी प्लांट रहेगा वो भी अपने साथ वैसा लेकर आएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस दैट मीन्स एक्सप्रेसिव, या कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। जैसे आपके अंदर कोई भी चीज इफेक्टिव है, जो भी चीज पर्टिकुलर एक शो कर रही है कि नहीं इसके अंदर वो टैलेंट कूट कूट के भरा है, तो वो क्या होगा? वो होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस state that when two homozygous individuals with one or more set of contrasting character allele are crossed, the character that appear in F1 hybrid are dominant और F1 generation are recessive। जब हाइब्रिड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो वो कैरेक्टर क्या होगा? डोमिनेंट कहलाएगा। और जब उनके बीच क्रॉस हो जाएगा और फिर जनरेशन आएगी जो F1 जनरेशन होगी, वो क्या कहलाएगी? रिसेसिव। मतलब उनके बीच जो क्रॉस हुआ वो डोमिनेंट, लेकिन जब वो क्रॉस करने के बाद जो आई वो क्या कहलाएगा? रिसेसिव। मतलब कम प्रभावी, कम एक्सप्रेसिव, कम इफेक्टिव, ये होता है रिसेसिव। Character in order words when two factor of alternative expression of a trait come together as a result of fertilization। अगर हम another words में देखें, when the two factor of alternative expression, अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या बोल रहा है? जैसे कि आपकी क्लासेस
अल्टरनेट लगती है ना। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपकी क्लास लग रही है। अगर मैं कहूँ कि एक्सप्रेशन अल्टरनेट है, यहाँ पर अल्टरनेट का मतलब डे बाय डे नहीं है, यहाँ पर अल्टरनेशन का मतलब जीन बाय जीन है। जैसे आपके दादाजी में जो एक्सप्रेशन है वो चीज आप में आएगा, फिर आपका एक्सप्रेशन आपके जो न्यू जनरेशन आएगी उसमें आएगा। तो ये अल्टरनेशन जो है एक्सप्रेशन का है, इफेक्टिवनेस का है, ये उन चीजों का है जिससे आपकी बॉडी में जो भी इफेक्टिव चीजें होती हैं वो आपके जनरेशन से आती है। Expression of trait come together as a result of fertilization. One which can express itself phenotypically is known as dominant. जो चीज एक्सप्रेस हो रही है वो फिनोटिपिकली है। फिनोटिपिकली का मतलब क्या है सुहानी? क्या होता है फिनोटिपिकल का मतलब? बताओ। मतलब कि एक कैरेक्टर जो बहुत मतलब कि एक्सप्रेसिव हो, जैसे हम्म। कि जैसे कि पी प्लांट, उसका टॉलनेस, हम्म। और और कलर में जैसे कि वो येलो, और हम्म। फिर शेप में राउंड, तो उसको फिनोटिपिकली बोलेंगे। देखो, फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली एकदम सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। मैम जैसे मैम हम हाँ, कि जो उसका जो फिनोटिपिकली मतलब जो उसका कैरेक्टर मतलब जो हम लोग को आंखों से दिखता है, मतलब कि जैसे वो टॉल है, उसका कलर ब्राइट है। हम्म और जीनोटिपिकली मतलब कि जो हम लोग उसके जीनस में देखते हैं, जो हमको देख लिया, हमको जीन्स में उसका देखते हैं। हाँ। करना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे तिवारी है ना, जिस अगर किसी का नाम तिवारी है तो उसके सारी जो फैमिलियर है उन सभी का नाम तिवारी होगा, ठीक है। तो तिवारी इज द जीन, और उनके जो दिखने के कैरेक्टर हैं अलग अलग जो दिखते हैं वो अलग अलग हाइट है, अलग अलग कैरेक्टर है, वो क्या होगा? फिनोटिपिकली। जीन दैट मीन्स तिवारी, तिवारी का मतलब सभी लोग एक फैमिली के हैं। और फिनोटिपिकली जो वो जैसे दिखते हैं, जैसे कोई टॉल है, कोई डार्क है, कोई फेयर है, कोई हाइटेड है, कोई स्मॉल है, तो कोई मोटा है, ये उसका फिनोटिप होता है। ओके। यस। हम्म। ओके। लॉ ऑफ डोमिनेंस में अभी तक क्या हमने देखा कि फिनोटिपिकली इज नोन एज डोमिनेंट, whereas the other allele of a trait which fails to express itself is known as recessive. When Mendel crossed between pure tall and pure dwarf, क्या होता है कई बार हम जब क्रॉस किए मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग, हम जब क्रॉस किए तो हमको एक तो प्योर टॉल मिले, मतलब ऐसे प्लांट मिले जो बहुत हाईएस्ट हाईएस्ट में गए, जितना कि आपको पी का प्लांट दिखाई देता है। जैसे आपको अ, एक 1 फुट का, कभी कभी 2 फुट का आपको पी प्लांट दिखेगा। और कुछ ऐसे ड्राफ्ट होते हैं जो नीचे नीचे आपको बढ़ते दिखाई देंगे। तो दो टाइप के जो मिले वो प्योर मिले, एक टॉल मिला, एक ड्राफ्ट मिला। ही फाउंड दैट ऑल F1 जनरेशन हाइब्रिड टी यानी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी where tall and noted F1 hybrid resembles with other parent and not the other. It means one of the parental trait was always absent in the F1 hybrid, but uh, repaired या wrapped uncharged in the F2 generation, which shows that traits do not blend with each other and retain their identity in a hybrid. ठीक है, क्या समझे यहाँ पर कि जैसे हमें जो मिला, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला, वो हाइब्रिड के रिसेंबल करने से, यानी कि अगर हम असेंबल करते हैं और फिर रिसेंबल करते हैं तो उसके थ्रू
यानी कि एक बार मिलाने के बाद दोबारा मिलाना। इस तरह से वो जो पेरेंट है वो एंड नॉट द अदर, वो पेरेंट किसी और के जैसा नहीं आएगा, बट इट मीन्स ऑन द पेरेंट ट्रेट was always absent in a F1 hybrid। जैसे मैंने भी बताया कि हम अपने पेरेंट की तरह बहुत कम होते हैं। हम अपने दादा दादी नाना नानी को साथ लेकर आते हैं, मतलब उनके कैरेक्टर को, उनके दिखने के तरीके को, उनकी हाइट हेल्थ वेट सब चीज को। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमेशा एब्सेंट होते हैं पेरेंट के कैरेक्टर, बट F1 hybrid but prepared uncharged F2 generation which shows the trait do not blend with each other and retain their identity in a hybrid। उसके बाद जो F2 जनरेशन होता है, मतलब क्रॉस डबल किया जाए, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर दिखेगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। मतलब जो पेरेंट पे है हो सकता है वो हो, या तो फिर आपके और जनरेशन में आए थे उनसे हो। Importance of law of dominance। The phenomena of dominance of the practical importance um, because the harmful recessive character remain hidden by normal dominant character in hybrid. In a human being, in a form of idiocracy, diabetic, hemophilia, recessive character hence they remain a recessive due to dominance। कई बार क्या होता है कि डोमिनेंस के थ्रू जो पेरेंट में अगर वो बीमारी है, इन केस अगर उनको डायबिटीज है, हीमोफीलिया है, या ब्लड की कोई इशू है या प्रॉब्लम है, तो वो ऑटोमेटिकली वो ट्रेट के अकॉर्डिंग या एलील के अकॉर्डिंग या मैम जीन के वॉइस नहीं अकॉर्डिंग आ वो चीज। वॉइस नहीं आ रही है? अभी आई? रही। यस मैम अब आ रही है। हम्म, तो क्या कहेंगे कि वो ऑटोमेटिकली हमें उस ट्रेट के अकॉर्डिंग, उस जीन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हमें वो मिल जाएगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस होती है डोमिनेंस की। कई बार जो रिसेसिव होते हैं, मतलब जो जनरेशन होती है, वो कई हद तक के डिजीज के प्रॉब्लम में होती है। ठीक है, और कई बार बहुत हेल्दी होते हैं कुछ लोग, तो वो अपने पेरेंट के थ्रू नहीं, अपने जो और ग्रैंडफादर हैं ग्रैंडपा हैं उनके थ्रू वो हेल्दी होते हैं। मतलब कहना चाहिए कि कुछ इसके इम्पोर्टेंस भी है और कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ बेनिफिट भी हैं और कुछ हार्मफुल भी हैं। सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन? कौन बताएगा? मैम सेग्रीगेशन मतलब प्योर होता है ना, या एकदम प्योर ही होता है, जो प्योरिटी। मतलब कि हाँ प्योरिटी। ओके। हम्म, मैम रिज्यूम वॉइस कुछ बहुत पूछ रहे थे? कट। यस मैम, ये हाँ, हीमोफीलिया डिजीज कौन सा डिजीज है? ये ब्लड का प्रॉब्लम होता है बेटा। हीमो का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। मैम हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, पिगमेंट। आप हीमोग्लोबिन को जानते हैं ना? यस मैम। एच भी बोलते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में। तो वहीं से हीम को जोड़ो और फिर फीलिया जोड़ो। फीलिया दैट मीन्स किसी भी ब्लड में जो प्रॉब्लम्स होती है, या ब्लड का बनना या ब्लड की प्रॉब्लम। मैम कई इसमें लोगों ना जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, वो नॉर्मली नहीं हो पाता, जैसे नॉर्मली किसी नहीं हो पाता है। हाँ, जैसे बस कि आपको बहते ही रहता कटेगा, है। जैसे आपको कहीं चोट लग गई तो आपका कंटिन्यू ब्लड वो बहते जाएगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है हीमोफीलिया में कि हमारे जो ब्लड का जो साइज शेप जो सेल्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ओके, नाउ law of segregation। According to this law, the allele pairs separate all segregation during gamete formation and the pair condition is restored hmm, is restored by the random fusion of gamete during fertilization। कई बार ऐसा होता है कि जो एलील होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, वो सेपरेट और सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में। जैसे आप सेल डिवीजन देखते हो ना, सेल डिवीजन के थ्रू क्रोमेटिन पेयर्स होते हैं,
फिर जब वो सेल डिवाइड करते हैं तो वो पेयर में बढ़ जाते हैं, मतलब अगर 4 होंगे तो 2 दूसरा ले लेगा, 2 दूसरा ले लेगा। तो वही कह रहा है कि जब according to the law, allele pairs separate or segregation during gamete formation, and the parent and the paired condition is restored by the random fusion of gamete during fertilization. In the other word, the two factor of character which remain together in an individual do not get mixed up but keep their identity distinct, separate at the time of gametogenesis or sporogenesis, get randomly distributed to different gametes and then get paired again in different offspring as per the principle of probability. कई बार ऐसा होता है कि जो गैमेट फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग पेयर्ड होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। कई बार होते ऐसे हैं कि वो नॉर्मल कैरेक्टर के थ्रू नहीं चलते हैं, वो अपने साथ कई बार म्यूटेट हो जाते हैं। मतलब आप लोग जानते हैं कि क्रोमेटिन में डीएनए होता है, डीएनए के थ्रू म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन एक डिजीज फॉर्म ही हो गया समझो। मतलब कहने का मतलब आपके अंदर अगर म्यूटेशन हो रहा है तो आप उस कैरेक्टर के बदले किसी और कैरेक्टर को शो करेगी, ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो क्या होता है कि जब टू फैक्टर ऑफ कैरेक्टर, मतलब जब दो फैक्टर है किसी भी कैरेक्टर को लेकर which remain together in an individual do not get mixed up, अगर हम उनके साथ को या इंडिविजुअली उनको हम मिक्सअप करते हैं तो बट कीप देयर आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट, तो वो अपनी पहचान क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट फ्यूज हो रहे होते हैं या गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है या स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, तो यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर ये डिफरेंट गैमेट जो होते हैं वो पेयर्ड के अकॉर्डिंग या पेयर्ड अगेन हो जाते हैं, वो पेयर्ड में नहीं होते। फिर जब वो ऑफस्प्रिंग में आते हैं एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे आप किस में निकालते हो प्रोबेबिलिटी मैथ्स में, किस में निकालते हो बेटा? सुहानी, प्रोबेबिलिटी किस में निकालते हो आप? पता है आपको? यस मैम, मैक्स में निकालते हैं, मतलब कि जैसे वो कितना नंबर है, जैसे एवरेज निकालते पहले हाई है फिर लो है, ऐसे काउंट करते हुए। हम्म अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं दो सिस्टर की प्रोबेबिलिटी निकालूं और उनके अंदर के उस फैक्टर को, उस कैरेक्टर को प्रोबेबिलिटी करूं, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि दो अ, दो सिस्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी सिमिलर होनी चाहिए? मैम वो तो देखना पड़ेगा ना कि वो कितने सिमिलर है एक दूसरे से या कितने डिफरेंस है। हम्म हम्म तो एक बात बताओ, क्या कभी सिमिलर हो सकते हैं दो सिस्टर अगर वो जुड़वा भी हो तो? हाँ यस मैम, जुड़वा तो मतलब सिमिलर ही होते हैं, दिखने में भी बहुत सिमिलर होते हैं और उनके कुछ कैरेक्टर भी सिमिलर होंगे क्योंकि उनकी मम्मी पापा तो मतलब एक ही है ना, तो कुछ कैरेक्टर तो सिमिलर होंगे और कुछ कैरेक्टर डिफरेंट होंगे। हम्म कुछ सिमिलरिटी हो सकती है बट अगर देखा जाए तो कभी भी जुड़ा बहनों में भी काफी कुछ सिमिलर नहीं होता है ना? क्योंकि देखो, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, क्रोमेटिन का जो पेयर है वो पेयर्ड में जाता है ऑफस्प्रिंग में, है ना? अगर ऑफस्प्रिंग में ही वो सेपरेट हो जाता है या उनके कैरेक्टर सेपरेट हो जाते हैं या वो पहचान खो देते हैं, तो ये चीजें क्या कहलाती है? ये एक सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ सेग्रीगेशन कहलाती है। कहने का मतलब है कि कई बार पेयर जो क्रोमेटिन होते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं जिसके थ्रू उनमें सेग्रीगेशन सेपरेशन हो जाता है और यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो whenever any organism where the homozygous or heterozygous for a character forms the gamete,
then the true allele for a trait whether is similar or dissimilar. Segregation from each other so that a gamete receives only one member out of the two allele of the trait. देखो, अभी हमने जुड़वा बहनों की बात की। जुड़वा बहनों में एक तो क्या होता है, कई बार आप लोग किसी सीरियल वगैरह में देखोगे या कभी आप रीड आउट करोगे कोई भी नॉवल वगैरह, जुड़वा बहनों में भी काफी हद तक ये ट्रेड देखा जाता है कि एक बहुत टैलेंटेड होती है और दूसरी नॉर्मल होती है। यस मैम। होता है ना, मतलब कि आपका कैरेक्टर जो जो ज्यादा डोमिनेंट है, जो ज्यादा इफेक्टिव है, वो एक कैरेक्टर किसको चला जाता है, जो हो सकता है बड़ी बहन को चले जाए, हो सकता है छोटी बहन को चले जाए। कहने के लिए दोनों सिमिलर हैं, एक दिन पैदा हुई हैं, एक टाइम पैदा हुई हैं, बट कोई तो बड़ी होगी, कोई तो छोटी होगी, एक दो सेकंड के थ्रू। तो ऐसा होता है कि कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर बड़ी वाली को चला गया या तो कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर छोटी वाली को चले गया, कुछ रिसेसिव बड़ी वाली को चला गया, कुछ रिसेसिव छोटी वाली को चला गया। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये सब चीजें सेग्रीगेशन के थ्रू होती है। समझ आया? यस मैम। यस मैम। Mendel's monohybrid cross between the pure tall and pure dwarf pea plant illustrated the phenomena of the segregation. Pure all plants are homozygous and therefore possess factor TT, and dwarf plant possesses factor genes TT. The tallness and dwarfness are two independent but contrasting factors. Pure tall plants produce gamete, all of which possess factor, and the dwarf plant T type of gamete. तो इसी के थ्रू क्या बता रहा है कि कई बार हमको तो एकदम प्योर प्लांट मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें को डिजीज प्लांट भी मिल जाते हैं। वही है कि जनरेशन के थ्रू हमें एकदम हेल्दी बच्चा भी मिल सकता है और कुछ डिजीज वाला भी बच्चा मिल सकता है। Next is law of independent assortment. आज के सबका नेटवर्क इशू है, नो मैम, मेरे को तो आ रही है वॉइस। तो फिर Yes, आ क्यों ma'am. नहीं रहे बच्चे? Law of independent assortment. These laws state that if the inheritance of more than one pair of character is studied stimulatively, the factor or gene for each pair of character assort. Assort होना क्या होता है? मीनिंग ऑफ मैम असॉर्टमेंट। असॉर्ट एक जो ऐसे ग्रुप है उसमें सब डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि टॉल, मतलब एक टॉल है, एक ग्राफ है, एक राउंड है, उसका सब मतलब डिफरेंट। क्या डिफरेंट? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स। ओके, तो मीनिंग क्या है असॉर्टमेंट का? क्या करना हुआ यहाँ पर? असॉर्टमेंट मतलब मतलब कि मैम जैसे कि हम लोग दो दो मतलब कैरेक्टर्स में हम लोग मतलब क्रॉस कर आते हैं, तो उससे हम्म मतलब कि जरूरी नहीं है कि उससे सिर्फ टॉल बने या तो ड्राफ्ट बने, मतलब उससे मतलब कि डिफरेंट कैरेक्टर्स भी उसमें शो कर सकते जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल पापा की तरह दिखते हैं, उनके फेस में एकदम पापा की झलक दिखाई देती है। अगर कोई एकदम सेम सिमिलर पापा की तरह दिखते हैं, बट उनके सारे कैरेक्टर मम्मा वाले होते हैं, है ना? मम्मा की तरह ही बात करेंगे, मम्मा की तरह थिंकिंग रखेंगे, सोच रखेंगे, बिहेवियर रखेंगे। तो ये होता है चेंजेस, असॉर्टमेंट। कहने का मतलब कि the law states the inheritance of more than one pair of character is studied stimulously. The factor of gene of each pair of character assort
out independently of the other pair. सेग्रीगेशन में हमने देखा कि दो कैरेक्टर एक साथ भी हो सकते हैं तो कैरेक्टर बिल्कुल अलग हो सकते हैं, मतलब फैक्टर अलग हो सकते हैं, कैरेक्टर अलग हो सकते हैं सेपरेट करने के बाद भी। असॉर्टमेंट में होता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लॉ द टू फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर असॉर्ट और सेपरेट, असॉर्ट और सेपरेट। यहाँ पर भी सेग्रीगेशन जैसा ही बात है कि असॉर्टमेंट यानी कि हो सकता है कि या तो हम जोड़ें या तो हम सेपरेट करें। असॉर्ट और सेपरेशन independent of the factor of other character at the time of gamete formation। जब हम किसी गैमेट फॉर्मेशन को देखते हैं तो वो क्या करता है, फैक्टर ऑफ कैरेक्टर लाता है, किसी भी चीज की कैरेक्टर को लाएगा, पर एंड गेट रैंडमली रीअरेंज इन द ऑफस्प्रिंग। ये चीजें क्या होगी, ऑफस्प्रिंग में रैंडमली होगी। हो सकता है कई बार मम्मी की कैरेक्टर, हो सकता है कई बार पापा की कैरेक्टर। द explain is Mendel cross two pea plant, one having yellow color and round seed and other having wrinkled and green seed। जैसे कि पी प्लांट पे हमने देखा कि एक जो बना, जो एक सीड बना वो क्या बना, येलो कलर, हैविंग येलो कलर, और राउंड मतलब जो चाट वाला जो चना सॉरी मटर होता है वो। उसके बाद जो बना दूसरा वाला वो राउंड सीड था, पर वो क्या बना, रिंकल्ड बना और ग्रीन बना। देखिए कहने के लिए सब लोग मटर हैं, कहने के लिए सब लोग पी प्लांट है, बट सबके कलर अलग, सबके कैरेक्टर अलग, कोई टॉल है तो कोई ड्राफ्ट है। यही चीज जो होती है सेपरेशन और असॉर्टमेंट कहलाती है। गैमेट के फॉर्मेशन में, गैमेट के फर्टिलाइजेशन में हम सारी चीजें असॉर्ट कर सकते हैं, किसी को तोड़ सकते हैं, किसी को जोड़ सकते हैं, बस उसके जो कैरेक्टर दिखते हैं वो ऑफस्प्रिंग में बाद में दिखते हैं, जो रैंडमली हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। आपको आया सुहानी? यस मैम। देखो या तो जोड़ना या तो सॉरी या तो तोड़ना या तो जोड़ना, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। कई बार जो पेरेंट के गैमेट होते हैं या पेरेंट के क्रोमोसोम्स होते हैं या जीन होते हैं वो साथ में जाते तो हैं, पर कई बार टूट जाते हैं, कई बार जुड़ जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो जुड़ते हैं और जो टूटते हैं उनमें रैंडमली फैक्टर दिखाई देता है। इसके थ्रू कई बार पी प्लांट पे जो दिखा आपको कि राउंड येलो बना, एक रिंकल बना, एक ग्रीन बना और दूसरा अलग ही बना, तो इस तरह के चार जो फैक्टर बने वो एक ही फैमिली के अकॉर्डिंग बने बट अलग अलग बने। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। मुनमुन समझ आया बेटा? यस मैम। All the plants in F1 generation had round and yellow seed. It revealed that the dominant allele for the two genes expressed themselves in the same way as they had when they were separate in monohybrid crosses। अगर हम करें सभी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें तो क्या बनेगा? Apparently the presence of one of the dominant allele did not influence the effect of other. F1 plant when self-pollinated produced 4 kind of plants in F1 generation in the following proportion। कैसे कैसे बना? देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि हम अभी तक के क्या किए थे, जो ऊपर जो बना ना वो डाइहाइब्रिड के थ्रू बना, लेकिन अगर हम इसको मोनोहाइब्रिड सेपरेशन करते हैं, मतलब एक ही जनरेशन के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो ये क्या बनेगा? द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ डोमिनेंट
एंड एलील डू नॉट इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ अदर्स। उसके बाद दूसरा इफेक्ट करता है नहीं करता है वो ऑफस्प्रिंग के ऊपर है। तो F1 प्लांट जो होता है जब सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं अपने आप से करते हैं तो 4 काइंड ऑफ जनरेशन दिखते हैं। कौन कौन से? येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल। येलो एंड राउंड 9 रेशियो बने, रेशियो 3, रेशियो 3, रेशियो 1। इस तरह से ये जो रेशियो बने about the result show the yellow and green seed appear in the ratio 9:3, ratio 3 plus 1 is equal to 3 ratio 1 in the same way. Round and wrinkle seed appear in the ratio time हो गया। Gene for yellow color cotyledone, gene for green color cotyledone, gene for wrinkled character of cotyledone। इस तरह से 4 जो रेशियो के पेयर्स बने वो इस तरह से बने। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. बन जाएगा नोट्स मेंडल का? यस मैम। इम्पोर्टेंट है बेटा, बना देना है ना। ये बुक का जो पेज है सेंड करना है नो मैम है। सबके पास है? मोन मोन आपके पास है? मैम है बट एनसीईआरटी है, हाथ में बना लूंगी वैसे। चलो ठीक। यस मैम। हाँ तो रिमझिम आपको भेजना है? यस मैम, भेज देना। ओके चलो इन कर दो बेटा। थैंक यू मैम। वेलकम।